आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेंगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतने जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है। कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएंगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए है, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी है, हर कोई नाच गा कर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएंगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद कर लाई हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही है। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधे बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय में पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने चली ही गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया। सब उसको संभालने लगे, लेकिन वह बेहोश हो गई थी।
जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बता दिया। उन्होंने भी एक एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी होती है या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा वहाँ से कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आई तो 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए, फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था, जब विशाल की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह विशाल को पसंद करने लगी है और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया। विशाल घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी और कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी विशाल को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। उस लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन विशाल अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। विशाल के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेली ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन इसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काश विशाल के पिता होते तो इतने जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के ताने को इसने अकेली ही सुनती रही। विशाल बड़ा था। विशाल से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। विशाल को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद विशाल पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है विशाल दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सबका कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल बात पता ना हो
तो वह खुद की कहानियाँ बना लेते हैं और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच में कई ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी और बोली थी, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थी? विशाल की बात करूँ तो विशाल बहुत ही सीधा साधा सा सच्चा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। विशाल मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन हमारी इतना लाड़ प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता, मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता, पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन मीना को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने से दोस्त, यह सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों ना हम मीना की शादी इसी से करा दे, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। विशाल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि विशाल की तीसरी शादी करवाऊँ और ऐसी लड़की से करवाऊँ जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में विशाल ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। विशाल की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आई है वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं यह अच्छी तरह जानती थी कि तलाक का दब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं विशाल की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्श की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही और फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने विशाल को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे शादी नहीं करनी। इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। विशाल की बात सुनकर मैंने डांटते हुए कहा था, चुप हो जा। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होगी। लेकिन एक मामला सोचती हूँ, कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर विशाल चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं विशाल के दिल में चोर जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी।
मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिलवाऊँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगी। शायद इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से विशाल की शादी कर दी। लड़की का नाम आलिया था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियाँ वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। आलिया को मैं विशाल के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने आलिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, आलिया बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। आलिया आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने आलिया को समझाते हुए कहा, बेटा बेटा विशाल शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आलिया ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और आलिया को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, वह हाल में ही सोफे पर लेट गई। मीना को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मीना कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती है। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। मीना जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। घड़ी के टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। आलिया चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट से अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। आलिया तो बहुत ही समझदार थी। उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन आलिया ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह विशाल को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन आलिया के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब विशाल को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन आलिया तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। आलिया को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था, तभी तो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा किया था क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाए कि आखिर बात क्या है? विशाल भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त विशाल पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ अब नॉर्मल भी है।
एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने विशाल के दोस्त को फ़ोन लगाया, उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को। मैंने पूछा, मिनेश, तुम विशाल के इकलौते दोस्त हो जिससे विशाल अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे विशाल के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई है? लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही पत्नी भाग जाना, वो भी 3-3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन विशाल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर विशाल की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और उनके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। और कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। शादी में आप लोगों को कुछ भी खर्चे नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए। लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी की पहले ही लड़की को समझा दिया था। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम अनीसा था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई कि अगर अनीसा मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ अनीशा बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। विशाल कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ और डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे। विशाल के चेहरे से भी चिंताजनक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयाँ लेकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अनीसा को जल्दी ही होश आ जाएगा। विशाल भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं अनीसा के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद अनीसा ने आंखें खोली थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने अनीशा का हाथ पकड़ लिया। अनीसा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन अनीसा मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहे। लेकिन अनीसा, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। अनीसा, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम विशाल की सच्चाई मुझे बताऊंगी। आंटी, विशाल के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने विशाल के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन विशाल मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। अनीसा चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में अनीसा के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद अनीसा ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। विशाल की तीनों पत्नियां ने तो दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन अनीसा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
उसका मतलब था अनीसा अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं विशाल का चेकअप करा कर ही रहूँगी। अपने होशो हवास में तो विशाल ऐसा कभी नहीं करने देता, इसलिए एक दिन मैंने विशाल के खाने में नींद की दवा मिला दी। विशाल की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने विशाल के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और फिर मैं बेसब्री से विशाल की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि विशाल एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही थी। अगर विशाल नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नी क्यों भाग जाती है? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं अनीसा के पास गई। अनीसा के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही अनीसा डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी अनीसा के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही अनीसा बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई है? मैंने अनीसा को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अनीसा, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ लेकर मनीषा ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े। अब अनीसा किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई, तो फिर मैंने अनीसा से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो अनीसा डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी। मैं अनीसा को अपने घर ले गई। अनीसा के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से अनीसा को दुल्हन बनाकर मैंने विशाल के कमरे में बैठा दिया। विशाल को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि अनीसा घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर विशाल ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं विशाल के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में विशाल दाखिल हुआ था। उसने एक नज़र सजी सवरी बैठी अनीसा पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। अनीसा डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएंगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनते ही अनीशा बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। डर से वो थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का-बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो विशाल गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों? तभी विशाल बाहर निकला और विशाल को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही बेहुदा सा, यूँ कहे कि बहुत ही डरावना सा मेकअप करा रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ विशाल अनीसा की तरफ बढ़ा था। अनीसा चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और विशाल को रोकने की कोशिश कर रही थी। विशाल, क्या हो गया है? तुम होश में तो हो विशाल? मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन विशाल? शर्मिला नाम है मेरा। मौका देखकर अनीशा कमरे से भाग गई थी। इससे पहले विशाल फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। विशाल की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी अनीसा को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सख्ते में और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना, विशाल भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी,
कुछ नहीं होगा अनीसा, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग नहीं थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद विशाल पर किसी भूत का साया है। अनीसा को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है विशाल पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है, मुझे तो विशाल एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर विशाल पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे विशाल को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे में से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। अनीसा जाग चुकी थी, रात में थोड़ा सामान्य सी लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए अनीसा बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। अनीसा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, अनीसा बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कह सकती है? अनीसा ने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, विशाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, विशाल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालत को देखते हुए अनीसा राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से अनीसा से कहा था, अनीसा बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और अनीसा ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब विशाल के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने खुद अपने हाथों से दरवाज़ा खोला था। अनीसा को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। विशाल एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया था? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। विशाल एकदम नॉर्मल ही बात की थी, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। विशाल ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया था। विशाल के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं विशाल के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। अनीसा भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई शर्मिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। शर्मिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखते ही तो उसे मारने के लिए भागती थी। शर्मिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर शर्मिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और शर्मिला के कैरेक्टर में ही विशाल ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा जो कि उपन्यास विशाल पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से विशाल को समझाना पड़ेगा, उसे शर्मिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से भी अनीसा और मेरी मेहनत से विशाल ठीक होने लगा था। अनीसा विशाल के सामने सिंपल सी रहती, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। विशाल के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने अनीसा के लिए प्यार देखा था। अनीसा कहीं भी जाती विशाल की निगाहें उसका पीछा करती थी। विशाल का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे। अनीसा ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे अनीसा जैसी बहू मिली। अनीसा अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब विशाल बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने अनीसा से कहा कि अनीसा, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अनीसा नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी।
फिर मैंने उसे समझाया कि अनीसा, आज तुम्हें दुल्हन बनकर विशाल के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर अनीसा डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी से ही संभल गई। शायद उसे भी यकीन था कि विशाल अब ठीक हो चुका है। वह भी विशाल के प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। अनीसा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को विशाल के आने से पहले ही मैंने अनीसा को दुल्हन की तरह सजाया। विशाल के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। मैंने विशाल के आने का टाइम हो गया था। मैंने अनीसा को सजे सजाए पर बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में विशाल आ चुका था। खाना खाते हुए विशाल की निगाह इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि विशाल किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में विशाल खुद ही बोलना, मम्मी, अनीसा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही मीना बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि मीना अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद विशाल अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी विशाल के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे अनीसा और विशाल की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आते ही सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आँख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो अनीसा को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर अनीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनीसा की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से अनीसा के माथे को चूमते हुए कहा, अनीसा बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? अनीसा थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, यह विशाल को काफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। अनीसा को काफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे विशाल और अनीसा के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।